आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भौतिक भूगोल में अनाच्छादन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहले हम अपक्षय का अध्ययन कर चुके थे पहले वाले वीडियो में। अब हम इसी का गतिशील जो शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गतिशील शक्तियां ये शक्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थैतिक शक्तियों द्वारा एकत्र किए हुए मलबे को ले जाती है। इसे हम गतिशील शक्तियां कहलाती हैं। इन शक्तियों में हवा, नदी, हिमानी, समुद्री मुख्य हैं। यही शक्तियां निम्नकरण तथा अर्ध अधिवर्धन द्वारा इस कार्य को पूरा करती है। इसे अपर्दन भी कहते हैं। गतिशील शक्तियां निम्न विधियों से कार्य करती हैं। पहला है अपर्दन। अपक्षय के विभिन्न कारकों द्वारा धरातल का बहुत सा मलबा टूटकर एकत्रित हो जाता है। तो यही एकत्रित मलबा इन्हीं कारकों के द्वारा, जिसमें हवा, जल, हिम, वर्षा आदि अपर्दित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। इस मलबे के स्थानांतरण से अपर्दन और भी बढ़ता है। जैसे नदियाँ अथवा हिमानी अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के मार्ग में धरातल से रगड़ती चलती है, जिससे धरातल तथा शिलाखंडों का चूर्ण होता रहता है। वैसे अपक्षय और अपर्दन आपस में एक दूसरे की स्वतंत्र क्रियाएं हैं। अपर्दन को प्रक्रियाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अपक्षय द्वारा एकत्रित मलबे को गतिशील शक्तियों के द्वारा आधिपत्य। दूसरा, गतिशील शक्तियों का एकत्रित मलबे को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इन असंगठित एकत्रित मलबे को गतिशील शक्तियाँ परिवहन करती हैं, तो अपघर्षण के माध्यम से और भी अपर्दन होता है। दूसरा, परिवहन भी 3 क्रमों से होता है। पहला, धरातल पर एकत्रित चट्टानों के मलबे को अपर्दन के साधन जैसे जल अपने में घोलकर परिवहन करते हैं। उदाहरण के लिए चूना और नमक जल में घुलकर बहता है। दूसरा, तैरते हुए बाढ़ का जल अथवा नदियों द्वारा धरातल के बारीक कणों को तैरते हुए ले जाती है। तीसरा, घसीटते हुए अपर्दन के कारक अपने तेजी के वेग में ले जाने वाले धूल कणों को मार्ग में धरातल पर घसीटते हुए ले जाते हैं। तो अपर्दन तथा परिवहन दोनों ही स्वतंत्र रूप में सफल होते हैं। तीसरा है अपर्दन के कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जिससे अपर्दन होते हैं? अपर्दन क्रिया में अपर्दन के विभिन्न कारक भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक विधियों सहित अपर्दन कार्य को पूरा करते हैं। अपर्दन के मुख्य कारक निम्न हैं: पवन, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्री लहरें। अपर्दन के रूप। अपर्दन के विभिन्न रूपों में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं, जो निम्न हैं। पहला, अपघर्षण। अपर्दन की क्रियाओं में अपघर्षण विधि महत्वपूर्ण विधि है। धरातल पर एकत्रित मलबे को जल अपर्दन के कारक हवा, नदियाँ, हिमानी, समुद्र आदि बहा कर ले जाते हैं।
तो मार्ग में बड़े बड़े शिलाखंडों धरातल को स्वयं खुरसते चलते हैं। अतः यह कंकड़ पत्थर धरातल पर अपरदन के यंत्रों का कार्य करते हैं। दूसरा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण की क्रिया मुख्य रूप से नदी, हिमानी, हवा तथा समुद्री लहरों के द्वारा होती है। इसमें धरातल के असंगठित पदार्थ जो अपरदन के साधनों द्वारा मार्ग में आते हैं, ये स्वयं आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उसका तथा धरातल का भी अपरदन होता है और बड़े बड़े शिलाखंड छोटे छोटे गोल तथा नुकीली चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे रेत होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तीसरा है संक्षारण। यह जल के द्वारा होने वाले एक रासायनिक क्रिया है जो चट्टानों में मिले हुए खनिजों को घोलकर अपने साथ मिला लेता है। जल के दाब क्रिया। यह एक यांत्रिक विधि है। इसमें बहता हुआ जल अपने वेग तथा दाब के कारण रास्ते में स्थित चट्टानी कणों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। जैसे नदियाँ तेज बहाव में बहुत सारा मलबा ले जाती है। अपवहन। अपवहन में वायु मुख्य कारक है जो भौतिक अपक्षय से विखंडित पदार्थों को अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। यह क्रिया शुष्क तथा मरुस्थलीय भागों में अधिक सफल होती है। छठवां, निक्षेपण। उपर्युक्त विधियों के अनुसार अपरदन के साधन परिवहन कार्य करने में सफल होते हैं। साथ ही इन अपरदन साधनों की शक्ति जहाँ भीड़ होती है जहाँ भी होती है वहाँ ये साधन सफल भी होते हैं, क्योंकि बहता हुआ जल अपने साथ लाए हुए असंगठित धरातली एकत्रित मलबे अपने वहन शक्ति के अनुसार जगह जगह छोड़ते जाते हैं। इसे ही निक्षेपण कहते हैं। इस विधि से कहीं तो धरातल नीचा हो जाता है तथा जहाँ पदार्थ जमा होता है वहाँ ऊंचा हो जाता है। इस कार्य को बहता हुआ जल, हिम, सागरी लहरें संपन्न करती हैं। इस प्रकार गतिशील क्रियाओं के द्वारा अपक्षय संपन्न होता है। धन्यवाद।